चलो ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहा था ना। क्या क्या बताए थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में? सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या समझते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से? क्या दो से मिलकर? ए प्लस बी सी, क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना? ए बी सी मत बोलो। दो रिएक्टेंट मिलके हाँ एक प्रोडक्ट बनाए। तो पहला हमारा कौन सा था, रिकैप करते हुए चलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एबीसी में बात करें तो मान लो ए और बी दो प्रोडक्ट बना, तो सिंगल रिएक्टेंट था तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी। इस टाइप का रिएक्शन जहां पर भी होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। किस टाइप का रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ध्यान ये रखना है कि कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट साइड में एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकता है, पर प्रोडक्ट में हमेशा एक ही होगा। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना मतलब टूट जाना, है ना। तो एक अब क्या होगा, रिएक्टेंट में सिंगल होगा और प्रोडक्ट एक से ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, मान लो ये डी है और डी ब्रेक हो गया ए प्लस बी प्लस सी में। तो रिएक्टेंट अकेला और प्रोडक्ट कितने हो गए भाई, तीन। एग्जांपल अगर ले लें एक छोटा सा, तो CaCO3 जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2। तो ये किस टाइप का एग्जांपल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, समझोगे। पहला होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, नाम में ही आंसर है, थर्मल डीकम्पोजिशन। जरा बताओ सोच के, थर्मल डीकम्पोजिशन का क्या सेंस होता है यहाँ पर। हीट से डीकम्पोज, तोड़ने का बहुत सारा तरीका है, पकड़ के तोड़ दिए, हीट दे के तोड़ दिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के तोड़ दिए। बहुत सारा तरीका है किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करने का। तो जिसको हीट से ब्रेक करेंगे वो कौन सा कॉम्पोजिशन कहलाएगा, थर्मल। जैसे अभी एग्जांपल लिए थे हम लोग, CaCO3, क्या होता है इसका नाम CaCO3 को, कैल्शियम। कहीं पर भी CO3 होगा तो उसका नाम क्या होता है, कार्बोनेट। SO4 कहीं आएगा उसको क्या पढ़ोगे, सल। अच्छा SO3 को क्या पढ़ोगे, सल्फाइड। तो ये सब बस नाम देने में याद रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर CaCO3 जब दो फर्दर प्रोडक्ट में टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर किस चीज का रिक्वायरमेंट है, हीट का। हीट को ऐसे ट्रायंगल से दिखाते हैं। तो यानी हीट के हेल्प से जो बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में स्प्लिट होता है, इस टाइप का रिएक्शन क्या कहलाता है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा इसी का क्लासिफिकेशन होता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बताओ, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रो से क्या समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हमको बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या करना है, तोड़ना है। इसका क्या एग्जांपल होता है जरा बताओ। बढ़िया सा एग्जांपल होता है अपना, चलो NaCl ही ले लो, टू को हटा दो, बैलेंसिंग बाद में करेंगे। NaCl, और जब इसको हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या बनाता है, Na प्लस। और सवाल है मेरा, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप का होता है, एक डीसी और एक, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में कौन से करंट का इस्तेमाल होता है, डीसी का या एसी का, जवाब दो जल्दी से। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है या डायरेक्ट करंट होता है। याद रखना है कि यहाँ पर जो करंट इस्तेमाल होता है वो
डायरेक्ट करंट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई। तीसरा इसी का क्लासिफिकेशन होता है फोटो इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। ठीक है। इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग ब्रेक करने के लिए? सन लाइट का। एग्जाम्पल AgBr, यहाँ पर दे दो सनलाइट। सनलाइट को h म्यू से दिखाते हैं, है ना। तो ये किस में ब्रेक होगा? Ag प्लस Br में। Ag क्या है? Ag का क्या मतलब होता है? सिल्वर। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस किया जाएगा बाद में। तो ये तीन टाइप का डिकम्पोजिशन होता है, एक थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक और तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक। ये तीन टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे सिलेबस में है। उससे पहले हमने कॉम्बिनेशन देखा। आगे चलें? लिख लोगे, शेयर ले लेना, हम बता देंगे कैसे खुलेगा, परेशान मत हो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन तीसरे नंबर का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या समझते हो डिस्प्लेसमेंट से? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, इधर से उधर नहीं। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही कम वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। कभी भी ऐसा कंडीशन हो गया कि कोई कम रिएक्टिव आया है तो ज्यादा रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो AB प्लस C और रिएक्शन के बाद ऐसा देखने को मिला AC प्लस B, तो B को डिस्प्लेस कौन किया? तो यहाँ पर एकदम याद रखना है कि C जो है वो क्या होगा? मोर रिएक्टिव देन B, तभी ये रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज ये रिएक्शन। अच्छा जरा बात करते हैं FeSO4, नाम बताइए जल्दी। आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, जो चाहो वो बोल सकते हो, है ना। अब इसके पास कौन आ रहा है? जिंक। तो क्या ये ऐसा बनाएगा या नहीं बनाएगा? हाँ या ना? जिंक सल्फेट प्लस आयरन, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो डिस्प्लेस कर दिया। और ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा भाई अभी बताइएगा, FeSO4 प्लस Cu क्या करेगा? CuSO4 प्लस Fe ऐसा बनाएगा। क्या नाम है इसका? ये क्या आया? क्या बनाया? प्लस। और ये रिएक्शन नहीं होगा। रीजन दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। तो ये जो रिएक्शन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर कोई रिएक्शन फॉर्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी इतनी पावर है ही नहीं कि वो आयरन को क्या कर सके? डिस्प्लेस कर सके। तो एक सीरीज हम आपको दे देंगे, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा तुम लोग को, आई थिंक रिएक्टिविटी सीरीज याद है। सबसे ऊपर लिथियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है। नहीं याद है? ठीक है हम दे देंगे, लास्ट में याद दिलाना। तो इस टाइप का रिएक्शन क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। 12th क्लास तो पढ़ी होगे ना। असल रीजन इसका क्या होता है मालूम है? असली रीजन क्या होता है? अभी तो हम रिएक्टिव रिएक्टिव बोल रहे हैं। रिएक्टिव जो है वो रिएक्टिविटी उतना सही कॉन्सेप्ट नहीं है। असल कॉन्सेप्ट क्या होता है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़े होगे। इसका कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस में होता है और ये सब का माइनस में होता है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। खैर उतना आगे नहीं जाना है। तो ये रिएक्शन क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अगला रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या है भाई? डबल का मतलब दो बार, और डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ ही चुके हो। यानी अगर हम ऐसा करें AB प्लस DC और दिखे हमको AC प्लस BD। AB प्लस DC, A ने C को पकड़ लिया और B ने D को, यानी B यहां से D को डिस्प्लेस किया, C यहां से B को
इस टाइप का रिएक्शन क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, AgNO3 प्लस NaCl। अब बताओगे इसका नाम AgNO3 का? सिल्वर। वेरी गुड, नाम याद रखना है सबका। एग्जाम में कभी कभी रिएक्शन ना देके डायरेक्ट बोल देगा कि व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड देन विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड। दिमाग लगाना है ना। इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। अब क्या होगा यहाँ से, अगर रिएक्शन नहीं भी आता है समझ में, थोड़ा अच्छे से समझो। Ag क्या है? मेटल है। Ag क्या है? मेटल है। तो ये हमेशा जब AgNO3 को ब्रेक करते हैं तो Ag प्लस और NO3 माइनस ऐसे ब्रेक होता है। अगर हम NaCl को ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक होगा? Na प्लस, इस पर प्लस चार्ज ये किसको अट्रैक्ट करेगा? इस पे माइनस, ये किसके पास जाएगा? तो क्या बनाएगा भाई? AgCl और प्लस NaNO3। देखो वही रिएक्शन है ना। इसका एक Ag, इसका एक Cl, इसका A, इसका C, इसका B, इसका D, AgCl प्लस NaNO3। AgCl का नाम क्या होगा? नाम बताओ। सिल्वर क्लोराइड। याद रखना इसका यहाँ पर PPT बनता है। सिल्वर क्लोराइड का क्या बनता है? PPT। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? हाँ, नीचे जो बॉटम में जाके क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। जैसे दूध होता है ना, दूध के ऊपर छाली कैसे जम जाता है, उसी तरह से इस रिएक्शन के बाद AgCl का क्या देखने को मिलता है? प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। तो अगर इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलें तो कोई गलत नहीं होगा। अगर ऐसे मान लो, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक और टाइप होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वही बात बोलता है कि ऐसा रिएक्शन हो जिसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा हो? प्रेसिपिटेट का फॉर्म हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, PbNO3 प्लस Ki। चला तुम लोग खुद से बताओगे क्या रिएक्शन होगा? PbNO3 प्लस Ki, इसका होल ट्वाइस कर लो बैलेंसिंग के लिए। बताओ। Pb बैलेंसिंग करा करो यार। Pb यहाँ किसे टूटेगा? K प्लस में और I माइनस में। तो PbI प्लस K और NO3। देखो रिएक्शन बैलेंस है ना। हाँ या ना? तो ये यहाँ पर किस चीज का प्रेसिपिटेशन बनता है? ये PbI2 जो है ये क्या फॉर्म कर देता है? प्रेसिपिटेट। तो इस टाइप का रिएक्शन जहाँ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या इसी को बोला जाता है हिंदी में अवक्षेपण रिएक्शन। ठीक है ना? ऐसा आपका हिंदी बता दे। डबल डिस्प्लेसमेंट का हिंदी क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का होता है विस्थापन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन का होता है विघटन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन का होता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलो ठीक है भाई। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद हमारा जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भाई इसका हिंदी होता है उदासीन रिएक्शन, यानी उदासीन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या करता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन सॉल्ट प्लस वाटर इज ऑब्टेन्ड। जब अम्ल, बेस का मतलब क्षार, हाँ, जब अम्ल क्षार के साथ रिएक्ट करता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो एसिड में मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं किसको? HCl, ये हमारा क्या है? एसिड है। बेस में मान लेते हैं, क्या ले लेते हैं? NaOH। NaOH। यहाँ पर भी आपके पास तरीका है, प्लस माइनस पे तोड़ के, कोई भी रिएक्शन को प्लस माइनस में तोड़ के करोगे बहुत अच्छा से हो जाएगा। यहाँ से कैसे टूटेगा? H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH, प्लस माइनस पे प्लस माइनस पे, तो क्या कर लोगे बताओ? NaCl प्लस H 2 बार और O।
H2O। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा? सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। यही क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा सा। H2SO4 प्लस 2NaOH। बताओगे क्या रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? बैलेंस करके एकदम। ये एसिड है H2SO4, क्या नाम होता है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं इसको, डाई हाइड्रोजन सल्फेट। 2NaOH एसिड बेस का रिएक्शन है। फॉर्मेशन कीजिए, क्या बनेगा? हम तरीका सिखा दिए हैं, प्लस माइनस में तोड़ के बनाओगे आसानी से बन जाएगा। Na2 देखो क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस Na2SO4 यहाँ पर किसके तरह बिहेव कर रहा है? एज सॉल्ट, सोडियम सल्फेट। क्लियर है भाई? इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद हमारा अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, बताओ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या तो उससे क्या हो जाए? हाइड्रोजन बाहर को निकल जाए। यही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात? तो जैसे C+O2, CO2 कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? देखो कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, प्रोडक्ट में कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो ऑक्सीजन जब उसके पास आ गया तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट होता है दूसरा हमारा रिडक्शन। ठीक उल्टा क्या होगा? रिडक्शन। ये सब बात थोड़ा सा नोट्स में खुद से लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं। जैसे हेडिंग लगाओगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो ये दो बात लिख दोगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, फिर डालोगे। थोड़ा खुद से भी मेहनत करना है। हाँ बताओ रिडक्शन क्या होगा? ठीक इसका उल्टा होगा, या तो हाइड्रोजन को ऐड कर ले या तो ऑक्सीजन को निकाल दे। तो जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं H2 प्लस CuO। तो ये क्या बनाएगा भाई? Cu को निकालेगा और बना देगा। तो देखो पहले कॉपर ऑक्साइड, इसके पास पहले क्या था? ऑक्सीजन था। अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो ये क्या हो चुका है? रिड्यूस हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है। इसका ऑक्सीजन का लॉस क्या कहलाता है? रिडक्शन। और ये देखो हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था और अब इसने ऑक्सीजन को ले लिया तो ये क्या कर चुका है? ऑक्सीडेशन। ठीक है? तो हमेशा याद रखना कि जब ये दोनों चीज साथ में होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा, तब हम उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई? जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब रेडॉक्स का हिंदी नहीं पता है हमको, ठीक है ना? रेडॉक्स रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपना जो भी किए थे। CuO प्लस H2 क्या बनेगा? Cu प्लस H2। डेफिनेशन याद करो, जिसने ऑक्सीजन को छोड़ा उसका हुआ रिडक्शन, जिसने ऑक्सीजन को लिया उसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो कॉपर यहाँ से यहाँ के सफर में ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, तो इसका क्या हो चुका है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ के सफर में गेन कर रहा है, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और ये दोनों चीज यहाँ पर भी साथ में हो रहा होगा, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बात? हम्म हम्म हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कौन सा? ऐसे H2 प्लस
O2 क्या बनाओगे? 2H2O, तो 2H2 लेना पड़ेगा ना, 2H2O। तो अभी हाइड्रोजन को एज ए सेम एलिमेंट यूज करो। मान लो ये एक एलिमेंट है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। कौन? बोल तो रहे दोनों कॉन्सेप्ट। अब इसको अगर एलिमेंट समझोगे तो इसको क्या समझोगे? उल्टा हो रहा है। इसको एलिमेंट समझोगे तो उसको समझोगे। जी हाँ, हाँ बिल्कुल। जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर 99% केस में रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। कहीं से ऑक्सीजन, कहीं पे ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो कहीं से तो निकल रहा होगा ना। ऑक्सीजन कहीं से तो निकल रहा होगा, तभी तो कहीं ऐड हो रहा है ना। तो जहां से निकला वो रिड्यूस हो गया, जहां को ऐड हुआ वो ऑक्सीडाइज हो गया, और दोनों मिल गया तो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। चलो अब एक सवाल है, सवाल लिखोगे और जवाब दोगे। क्वेश्चन लिखो। why does the color of why does the color of why does the color of copper sulfate changes from why does the color of copper sulfate changes from blue to green blue to green blue to green if an iron nail is placed into if an iron nail if an iron nail is placed into its solution। क्या कर देगा? कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, पर आयरन तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसका रीजन क्या होगा? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिख लो, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयरन नेल डिस्प्लेस द copper from copper sulfate solution from copper sulfate solution due to this reason color changes blue to green। ठीक है भाई, आ गया समझ में? अच्छा, दो रिएक्शन और ध्यान रखिएगा। एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन होगा और एंडोथर्मिक कौन होगा? एक्सोथर्मिक जहां हीट रिलीज हो रहा होगा, एंडोथर्मिक जहां हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा। यहाँ पर हीट क्या होगा? रिलीज होगा, और यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगा। अगर हम आपसे पूछें कंबशन इज एन, क्वेश्चन है क्या हमारा? कंबशन इज एन डैश रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बोथ और नन। सोच के जवाब दीजिएगा। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बोथ और नन। बोथ होगा। रीजन बताओ जरा। जलने के लिए पहले हीट एब्जॉर्ब करना पड़ता है। गजब हाल है। आग जब जलता है तो हीट का रिलीज करता है। देखो रिस्पेक्टेड बात होता है, कोई भी चीज जलने से पहले हीट तो लेगा ऑब्वियसली, तो एंडोथर्मिक। लेकिन क्या जितना हीट ले रहा है उतना ही हीट रिलीज कर रहा है या उससे कहीं ज्यादा रिलीज कर रहा है?
लेने के अमाउंट में बहुत ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है, तो एंडोथर्मिक का प्रोस्पेक्टिव वहां पे गलत हो जाएगा। क्या सोचना है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट जो है बल्क अमाउंट में रिलीज हो रहा है, पर एब्जॉर्ब कितना कर रहा है? थोड़ा सा। एक माचिस के तीली से सनक जाता है, आया ना? तो कैसा रिएक्शन हो जाएगा? हीट, सॉरी कंबशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। H2S प्लस SO2, H2S प्लस SO2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2H2O प्लस 2SO2, थिंक 3S, ओके। चलिए, यहाँ पे सवाल है, पहले तो इसको बैलेंस कीजिए, बैलेंस है या नहीं है देख लीजिए थोड़ा। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है देख लो, एक बार बढ़िया से देख लो। सवाल है कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, इसको बोला गया है 1, इसको बोला गया है 2, ठीक है। अब सवाल ये है कि 1 एंड 2 आर रिस्पेक्टिवली ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, क्या है? कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन? 1 और 2 में बताना है, पहला और दूसरा। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सल्फर डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन छोड़ना रिडक्शन, इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, गेन होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। चलिए, तो ये चैप्टर एंड हो रहा है हमारा। इसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम आज आपको दे देंगे, ठीक है भाई। चलिए, नया चैप्टर शुरू करते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, क्लियर है भाई? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय अ मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर से क्या समझते हो भाई? हाइड्रोजन डिस्प्लेस? तुम लोग को कुछ नहीं आता है क्या? तो बोलो ना भाई, काहे नहीं बोल रहे हो? बोलो फिर से। कोई भी चीज जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, जैसे इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो ये अपने नीचे के सरफेस को क्या कर चुका है? ऑक्यूपाई कर चुका है ना। अब यहाँ पर तो कुछ और नहीं रखा सकता है, तो वो चीज एनीथिंग, क्या डिफिनेशन होगा इसका? एनीथिंग विच हैज सम मास एंड possesses some space called मैटर। क्लियर है बात? मैटर वो है जिसका कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ स्पेस क्या कर रहा हो, वो ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? मैटर। अब भाई मैटर का क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है, एक को बोलते हैं फिजिकल और दूसरे को बोलते हैं केमिकल। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, केमिकली बेसिस पर और फिजिकली बेसिस पर मैटर को हमने क्या किया है? क्लासिफाई किया है। तो फिजिकली बेसिस पर कितने टाइप का होता है बताओगे? कौन कौन सा? 5 टाइप होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कोई दिक्कत है क्या? ये सब तो मालूम होगा। सॉलिड पता है क्या होता है, लिक्विड भी मालूम है, गैस भी मालूम है। प्लाज्मा का एक एग्जांपल दो, वन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा। सॉलिड तो जानते हो ना, ये सॉलिड है, लिक्विड में वाटर है, गैस में H2O, सॉरी ऑक्सीजन है। प्लाज्मा क्या है? लवल, लवन,
हम नहीं समझ पा रहे हैं। रबड़, रबड़, अच्छा नहीं रबड़ नहीं, रबड़ तो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है। आग भाई, आग, फायर। आग देखे हो कभी? आग का क्या क्लासिफिकेशन करोगे? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? फायर है, लाइट है, ये सब क्या है? प्लाज्मा स्टेट है। कौन सा स्टेट है? प्लाज्मा है। ठीक है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का एग्जाम्पल तो कुछ है नहीं, बस इसको याद रखना, नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वहीं एग्जिस्ट करेगा जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, जस्ट लाइक सन। ठीक है। तो ये भाई 5 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। अब बोर्ड यहाँ क्या बोलते हैं, एनडीए में पिछले साल या किसी साल में देखा था, ये पूछा था कि न्यूली कौन सा टाइप है फिजिकल क्लासिफिकेशन जो डिस्कवर किया गया, तो ऑप्शन क्या था? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वैसे जनरली पढ़ा कितना जाता है हमको अभी तक? यही 3 पढ़ना होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। सॉलिड, तो सॉलिड के बारे में क्या क्या जानते हो, बताना शुरू कर दो अब लाइन से। बताओ सॉलिड के बारे में क्या क्या जानते हो। अच्छा, इसका शेप और इसका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनिट इनडेफिनिट क्या होता है, ये दोनों चीजें क्या होंगी? फिक्स होंगी। डेफिनिट होगी और ये भी डेफिनिट होगा। गुड। अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूँ इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, और एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो बताओगे? सॉलिड में जो भी सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो कहाँ होते हैं? नजदीक नजदीक होते हैं, तो उनके बीच का स्पेस कम हुआ, तो उनके बीच का अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो स्पेस जो होता है लो होता है और फोर्स जो होता है वो हाई। अच्छा, ये बताओगे टेंडेंसी टू फ्लो पाया जाता है क्या इसमें? फ्लो होने की टेंडेंसी होती है क्या सॉलिड में? जैसे पानी को छोड़ दिए तो पानी फ्लो बह जाता है, क्या सॉलिड वैसे बह जाता है क्या? नहीं। तो नो। ठीक है। अच्छा, रिजिड होता है क्या? रिजिड होता है क्या सॉलिड? रिजिड मतलब कठोर, अच्छे शेप का। हाँ, रिजिड होता है। अच्छा, कंप्रेसिबल होता है क्या? तो कंप्रेसिबल में सबसे लो होगा। हम कंप्रेस तो नहीं कर सकते हैं ना, इसको कितना कंप्रेस, बहुत ज्यादा तो कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी किसकी होती है? अगर हम लिक्विड में बात करें, यहीं पर लिख देते हैं, तो बताओगे? सेम चीज आगे बढ़ा रहे हैं लिक्विड के लिए। क्या शेप डिफिनिट होता है लिक्विड का? कटोरा में रखो कटोरा जैसा, बोतल में रखो बोतल जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, है ना? तो ये इनडिफिनिट। पर वॉल्यूम कहीं भी रखो, 1 लीटर तो 1 लीटर ही रहेगा ना, तो ये हो गया डिफिनिट। इंटरमोलिकुलर स्पेस इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम होता है। टेंडेंसी ऑफ फ्लो, यस, पाई जाती है। रिजिड होता है क्या? नहीं होता है। कंप्रेसिबल होता है क्या? होता है, बहुत लो, बहुत कम कंप्रेसिबल होता है सॉलिड के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी गैस, इसमें ना ये डिफिनिट ना ये डिफिनिट। शेप कैसा होता है, सॉरी शेप बोल रहे हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना? इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम हो जाएगा। टेंडेंसी ऑफ फ्लो, यस, पाया जाएगा। रिजिड नहीं होगा। और कंप्रेसिबल सबसे ज्यादा हाई होता है। इस पूरे कमरे के गैस को कंप्रेस करके हम छोटे से डब्बा में भी फिल कर सकते हैं। इस रूम में जितना भी गैस भरा हुआ है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी चीज है, उन सब गैस को कंप्रेस करके हम एक छोटे से डब्बे में भर सकते हैं। जैसे परफ्यूम देखोगे, परफ्यूम अंदर गैसियस फॉर्म में होता है, जब आप बाहर निकालते हैं तो परफ्यूम आपके बदन पर आया, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, पूरे रूम में परफ्यूम का खुशबू फैल रहा है। इसका क्या मतलब है? कि ट्रैवल कर रहा है पूरे रूम में, गैसियस फॉर्म पूरे रूम में क्या कर रहा है? ट्रैवल। तो वो गैस जो है अंदर भी सेटिस्फाइड था और बाहर निकलते पूरे एटमॉस्फेयर में क्या हो गया? फैल गया। यानी फैलने यानी फ्लो की टेंडेंसी तो पाई जाती है, और कंप्रेसेबल भी होता है।
तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है हमारा किस चीज का, मैटर का, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर हमको पढ़ना है आगे केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का। कौन सा, केमिकल। तो केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का कितने टाइप में किया गया है जरा बताओगे। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को फर्दर कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है बताओ ना। दो, एलिमेंट और एलिमेंट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है बताओ कौन कौन। एलिमेंट को मेटल, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल। कंपाउंड को कितने पार्ट में, कौन कौन सा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इन ऑर्गेनिक। अच्छा, इम्प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन में कौन आता है, मिक्सचर। मिक्सचर को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है हाँ? कौन कौन, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इतने टाइप का क्लासिफिकेशन होता है हमारा किसका, केमिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकली इस तरह से हम क्लासिफाइड करते हैं मैटर को। ठीक है भाई, तो अब बारी बारी पढ़ा जाए सबको, क्या होता है एलिमेंट, क्या होता है कंपाउंड, है ना। चलिए आते हैं, पहला है हमारा एलिमेंट। क्या होगा डिफिनीशन एलिमेंट का जरा बताओगे, बताओगे एलिमेंट क्या होता है मतलब भाई, एलिमेंट। हम्म, एलिमेंट नहीं पता है, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ तुम्हारा, हाँ तो नहीं पता है तुमको एलिमेंट, तो बोल क्यों नहीं रहे हो, किस बात का शर्म आ रहा है। प्योरेस्ट सब्सटेंस बना होता है, कोई भी चीज किसी सेम टाइप ऑफ एटम से बना होगा तो उसको हम अलग अलग भी तो कर सकते हैं ना, है। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है, मैं एलिमेंट पूछ रहा हूँ। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दरली। अकेला होगा, उसको आप दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं H2O, तो क्या ये दो पार्ट में डिवाइड होगा क्या, होगा कि नहीं होगा। H2O दो चीज है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, किसी प्रोसेस से तो हम अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम तुमको सिर्फ बोले H हाइड्रोजन, तो कैसे अलग करोगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन तो अकेला है ना। मैं बोलूं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैडमियम, पैलेडियम, पोलोनियम, कुछ भी, ये सब क्या है, एलिमेंट है, प्योरेस्ट फॉर्म है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दरली, इसको दोबारा हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज है एलिमेंट का ही दूसरा नाम क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना, एटम को ही क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो लिखा रहता है वो सब क्या है, एटम है, या उसी को क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। तो एलिमेंट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं भाई डेफिनेशन में, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस which can't be
डिवाइडेड फर्दरली, जो दोबारा आगे डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन वगैरह वगैरह वगैरह। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट। और एलिमेंट का ही दूसरा नाम क्या होता है भैया? एटम। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट, एलिमेंट के बाद कौन आएगा? कौन आएगा? कंपाउंड। याद रखना है कि एलिमेंट कंपाउंड दोनों प्योर फॉर्म ही है ना। तो अब कंपाउंड क्या होगा बताओ? व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट फॉर्म a new कंपाउंड। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन। जैसे, अच्छा एक और चीज भूल गया मैं, इसको ऐड करता हूं। टू और टू एलिमेंट, इसको हटाओ, एक सेकेंड रुको। हाँ, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं तब किसका फॉर्मेशन होता है? फिक्स रेशियो का क्या सेंस है जरा समझोगे? H2O, क्या है ये? वाटर। इसमें क्या क्या है? एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन है कितना यहाँ पर? तो टोटल मास कितना होगा? 2। ऑक्सीजन एक है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। 2 8 जा यानी 1:2। यही वो फिक्स रेशियो है। अगर आपको पानी का फॉर्मेशन करना है, पानी बनाना है, तो यही रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होना चाहिए। अदरवाइज पानी का फॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ और बन जाएगा लेकिन पानी नहीं बनेगा। तो कंपाउंड बनने के लिए रेशियो का फिक्स होना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पानी बने, किसी भी दुनिया में किसी भी ग्रह पे पानी बने, पानी का फॉर्मूला हर जगह क्या होगा? H2O। और अगर H2O होगा तो रेशियो उसका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, 1:8। और यही चीज बताता है कि ये किसका फॉर्मेशन हुआ है? कंपाउंड का। जैसे मैं बोलूं, तुमसे बार बार कंफ्यूज किया जाएगा, CaCO3 बताइए कंपाउंड है या मिक्सचर है? कंपाउंड है। आंख बंद करके दुनिया का जितना कंपाउंड तुम पढ़ते हो, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कभी भी फॉर्मूला बदला हुआ देखे हो क्या? आज सोडियम क्लोराइड को तुम पढ़ रहे हो NaCl, किसी किताब में क्या सोडियम क्लोराइड को तुम Na, Na ऐसा कुछ पढ़े हो क्या? नहीं ना। सोडियम क्लोराइड हर जगह क्या है? सोडियम क्लोराइड ही है। तो रेशियो हर जगह इन सब का क्या है? फिक्स है। और अगर फिक्स रेशियो है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ऐसा ऐसा हजारों एलिमेंट मिलके कोई फॉर्मेशन कर दे, उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। यहाँ पे जरा चेक कीजिए, कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। कार्बन का 12। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16। 3 है तो कितना हो जाएगा? इसको कट करते हैं, 4 10 जा, 4 3 जा 4, 1 जा 4 4 12। और कटेगा क्या? नहीं। तो 10:3:12। ये फिक्स रेशियो है किसका भाई? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर आप कार्बन, कैल्शियम का 10%, कार्बन का 3%, ऑक्सीजन का 12% ऐसे लाके मिक्स कीजिएगा, तभी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा। तो पूछा जाए कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कंपाउंड या मिक्सचर, तो क्या बताओगे? कंपाउंड। तो जितना फॉर्मूला में एग्जिस्ट होता है वो सब क्या है? कंपाउंड। बोलो, यहां तक बात क्लियर है? एलिमेंट के बाद कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड के बाद, अरे चलो इसी में पहले 3 पार्ट था ना हमारा एलिमेंट का। कौन कौन सा पार्ट था? एक था मेटल, दूसरा था मेटेलॉइड्स, और तीसरा था, इस पे भी थोड़ा सा नजर नजर डाल लेते हैं, बताइए क्या होता है। मेटल से क्या समझते हो भाई? मेटल के पास क्या प्रॉपर्टी होता है? आ? सॉलिड होता है, ठीक है। और बताओ? हार्ड होता है, रिजिड होता है, शाइनी होता है, इसमें चमक होता है।
ये सब चीज होता है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी छोड़ो, केमिकल प्रॉपर्टी बताओ। इसके पास क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की या लूज करने की? तो इसके पास प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी होती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो चलिए हम अब हम पीरियोडिक टेबल में कुछ दे दें, बताएं कौन मेटल है तो कैसे पहचाने। बताओ सोडियम क्या है, तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? सोडियम क्या है, मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड? तुम बताओ। तुम नहीं पता? कैसे पता? सुनते आ रहे हो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल इसलिए। अगर मान लो कोई ऐसा एलिमेंट मैं दे दूं जो तुम नहीं सुने हो, तो कैसे बताओगे मेटल है? चलो क्लोरीन बताओ, क्लोरीन बताओ क्या है, मेटल है या नॉन मेटल? बताओ भाई, सबसे सवाल है, हंसो मत। क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल है? कैसे पता कर रहे हो? कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 2,8, इसका लिखते हैं 2,8। अच्छा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी सोडियम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, समझ रहे हो बात? अच्छा, तो याद रखना, मेटल वो होगा जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, एक, दो, या तो एक हो, या तो सोडियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अच्छा, मैग्नीशियम का कितना होगा फिर? 2, 8, दो तो दो हो गया। एल्युमिनियम का कितना होगा? 2, 8 और 3। तो ये तीनों कौन होगा भाई? मेटल। क्लियर है बात? अच्छा, नेक्स्ट नॉन मेटल की बात करते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। तो जो नॉन मेटल होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा आपको कितना देखने को मिलेगा? 5, 6 या 7? 5, 6 या? नेक्स्ट सवाल ये आना चाहिए कि 1, 2, 3 आ चुका, 5, 6, 7 आ गया, 8 पे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 4 कहाँ जाएगा? तो 4 घुसेगा मेटलॉइड में। 4 कहाँ जाएगा? मेटलॉइड में। और ये टेट्रावैलेंसी शो करता है, वो बात की बात। ठीक है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता हो गया क्या होता है। अब अगर मैं पूछूं सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, तो वैलेंसी क्या होता है ये बताओ। वैलेंसी किसको बोलते हैं? वैलेंसी का क्या डिफिनीशन होता है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन्स टू कंप्लीट देयर या टू फिल देयर, ऑक्टेट नहीं बोलो, थोड़ा सा अच्छा लेवल का बात करो, टू फिल देयर शेल। अपने शेल को फुलफिल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, वही उसकी क्या है? वैलेंसी। सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 1 कर सकता है, तो सोडियम की वैलेंसी क्या होगी? 1। क्लोरीन कितना लेस क्या कर सकता है? 7 लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या 1 एक्सेप्ट करके? तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई? 1। क्लियर है बात? अच्छा, ये नॉन मेटल है, देखो एक्सेप्ट कर रहा है या लूज कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है? तो यानी मेटल की टेंडेंसी होती है लूज करने की और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की। बोलो, अभी से कोई दिक्कत होगा क्या मेटल नॉन मेटल में? समझ जाओगे? कोई दिक्कत? मेटलॉइड क्या होगा? जो इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, कभी कभी देगा भी, कभी कभी लेगा भी, कभी कभी शेयरिंग भी करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक सवाल है मेरा, कार्बन क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो किस कैटेगरी में लाई करेगा? मेटल, नॉन मेटल, मेटल। हाँ, तो हमेशा याद रखना कार्बन को हम लोग नॉन मेटल में रखते हैं, ये एनसीईआरटी कहता है, ये एनसीईआरटी का कहना है। हाँ, कहना है एनसीईआरटी का कि ये जो है ये नॉन मेटल में लाई करता है। वही चीज जैसे अभी कंबशन हम लोग पढ़े थे ना, कंबशन में क्या हो रहा था? हीट ले भी रहा था और हीट दे भी रहा था। तो ज्यादा क्या कर रहा था? हाँ,
तो बल्क अमाउंट में जब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया गया, पढ़ा गया, एनालिसिस किया गया, तो पाया गया कि ये ज्यादातर किसके तरफ बिहेव कर रहा है, नॉन मेटल के तरह एज कंपेयर टू मेटेलॉइड्स। इसको किस कैटेगरी में डालते हैं। इसके बाद जो भी है आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब कहाँ जाता है, मेटेलॉइड के अंदर चला जाता है। क्लियर है बात, याद रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमने कंपाउंड पढ़ा। कंपाउंड का क्या दो टाइप होता है भाई, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जो हमको कहाँ से मिल रहा हो, लिविंग बीइंग से मिल रहा हो, जैसे एनिमल है, ह्यूमन बीइंग्स है ना। इन सब जगह से जो भी हमको कंपाउंड का फॉर्मेशन होके मिलता है वो सब कौन सा कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैं बोलूं कार्बोहाइड्रेट, नाम सुने हो कभी, कार्बोहाइड्रेट का नाम सुने हो, ग्लूकोज का नाम सुने हो, फ्रक्टोज का नाम सुने हो ना, न्यूक्लिक एसिड का नाम सुने होगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए का नाम सुने हो। तो ये सब कहाँ से आता है, इंसान के अंदर ही होता है ना, ऑर्गेनिक। ये सब का सब कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक। अब जनरली याद रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमेशा आता है हाइड्रो, कौन आएगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन पहचानने के लिए अगर बोला जाए कि बताओ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो देखना क्या है कि एटलीस्ट एक कार्बन और एक हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो वो कौन से कैटेगरी में जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट है तो वो इनऑर्गेनिक हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं CO2 कंपाउंड तो है, कौन सा कंपाउंड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, कार्बन है पर हाइड्रोजन, तो ये कौन सा हो जाएगा, इनऑर्गेनिक। अगर मैं आपसे पूछूं C12H22O11, ऑर्गेनिक, 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है। तो ऑर्गेनिक होने का कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन, उसके अलावा ऑक्सीजन भी देखने को मिल सकता है, सल्फर भी देखने को मिल सकता है, नाइट्रोजन भी देखने को। उससे मतलब हमको नहीं है, हमको मतलब किससे भैया, हमको मतलब इस बात से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए और एक कार्बन। NaCl कौन सा कंपाउंड है ये, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सल्फर डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। पोटेशियम आयोडाइड, समझ में आ रहा है बात। तो इनऑर्गेनिक वो होगा जिसमें हाइड्रोजन कार्बन ना हो, और ऑर्गेनिक वो होगा जिसमें हाइड्रोजन कार्बन हो। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में तुम लोग तीन चीज पढ़ते होगे, अल्केन, अल्कीन और, तो भाई इसका फॉर्मूला ही होता है CnH2n प्लस, इसका होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n माइनस। तो कार्बन हाइड्रोजन तो फॉर्मूला में ही है, तो सारा का सारा हाइड्रोकार्बन कहाँ लाई करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब इसी में फंक्शनल ग्रुप सब पढ़ते हैं हम लोग, एल्डिहाइड पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं, अमीन पढ़ते हैं ना। तो ये सब चेन कहाँ लाई करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और जिसमें ये सब नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बोलो यहाँ तक बात क्लियर है। एलिमेंट क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल, और मेटेलॉइड्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, और कंपाउंड के दो टाइप जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इज इट क्लियर टू यू, बोलो भाई। एक क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड। Which of the following are not compound? Which of the following are not a compound? लिखिए क्या क्या है। पहला पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, किसी को फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो एज योर विश। पोटेशियम क्लोराइड, नेक्स्ट नेक्स्ट आयरन सल्फेट,
नेक्स्ट आयोडीन, नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट, चलो यही चार में बताओ कौन कौन है जो कंपाउंड नहीं है, कौन कौन है जो कंपाउंड है। क्या क्या है हमारा? पोटेशियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं? आयरन सल्फेट को क्या लिखते हैं? आयोडीन क्या होगा? तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या है? एलिमेंट है ना। आयोडीन कार्बन क्या है? एलिमेंट है। और ये दोनों क्या है? कंपाउंड। समझ गए बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना नहीं है, जवाब देना है सिर्फ। क्वेश्चन है, आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विच कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। सॉलिड, लिक्विड, गैस में कौन है जिसको आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं? गैस। क्लियर है भाई बात यहाँ तक? इसके बाद हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मिक्सचर। क्या रहेगा? तो मिक्सचर जो होता है उसका डिफिनीशन ये होता है, एनी रेशियो, सब इतना ही याद रखना बस, ज्यादा कुछ मत याद रखना। एनी रेशियो, एनी रेशियो मतलब फिक्स रेशियो अब नहीं है, कोई सा भी रेशियो। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, एक गिलास पानी लिए, ठीक है, उसमें हमने एक चम्मच चीनी को मिला दिया, तो चीनी पानी मिलकर क्या बना दिया? चीनी पानी का घोल बन गया, मिक्सचर तैयार हो गया। अभी मिक्सचर नहीं, अभी समझो सिर्फ क्या बना है, चीनी और पानी का एक हमने सॉल्यूशन तैयार किया, घोल तैयार किया है। एक चम्मच चीनी डालोगे तो भी वो चीनी पानी का ही घोल कहलाएगा, 2 चम्मच डालोगे तो भी वही, 3 डालोगे तो भी वही। ऐसा तो नहीं कि 1 चम्मच डालने से नमक पानी का घोल बन गया, 2 से चीनी पानी बन गया, नहीं ना। तो यहाँ रेशियो का कोई मैटर है क्या? आप 1 चम्मच डालिएगा तो भी चीनी पानी, 2 डालिएगा तो भी चीनी पानी, 3 डालिएगा तो भी चीनी। फर्क क्या पड़ेगा? मीठापन जो होगा वो थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, लेकिन है तो मौजूद ना। तो इस टाइप का चीज जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, कंपाउंड किसी भी रेशियो में मिक्स हो, उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। फिक्स रेशियो का यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, एयर। क्या बात करूं? एयर। एयर में कौन कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत सारा गैस होता है। अब मैं इतना सा एयर ले जाऊं लैब में उठा के और चेक करूं, और तुम यहीं से इतना सा एयर ले जाओ उठा के दूसरे लैब में चेक करो, तो क्या ये जरूरी है, ये फिक्स है कि हमारे में जितना नाइट्रोजन होगा तुम्हारे में भी उतना ही निकले? हाँ, नहीं ना। अब मान लो मैं यहाँ से हवा उठा रहा हूँ और तुम जाके फैक्ट्री के पास से हवा उठा रहे हो, तो फैक्ट्री के पास क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होगा, और यहाँ पर थोड़ा फ्रेश हवा होगा। तो हवा तो दोनों है, लेकिन फिक्स रेशियो दोनों में नहीं है। तो एयर इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। एयर किस चीज का एग्जाम्पल हो गया? मिक्सचर। मिक्सचर क्लियर है बात? अब मिक्सचर का 2 टाइप होता है, कौन कौन सा? होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। देखो अभी हम नॉर्मली समझाते हैं। होमोजीनियस, होमो मतलब जैसे चीनी पानी हमने मिलाया, तो क्या मिलने के बाद चीनी आपको दिख रहा है क्या? नमक पानी मिलाने के बाद नमक आपको दिख रहा है क्या? अच्छा, मान लो 1 गिलास चीनी पानी मिला लिए, बना लिए 1 गिलास चीनी पानी का घोल। अब थोड़ा 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 सब गिलास में आपने डिवाइड कर दिया। अब आप उस वाले को पिए, दूसरे गिलास से पिए, तीसरे गिलास से पिए, चौथे गिलास से पिए, सब में आपको जो चीनी पानी का टेस्ट है आएगा या किसी में नहीं आएगा? यानी जो चीज मिला है वो यूनिफॉर्मली पूरे पार्ट में मिला हुआ है, यूनिफॉर्मली पूरे ग्लास के पानी में पूरी तरह से मिक्स है, यस और नो? तो वैसा मिक्सचर जो यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो, क्या हो? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं नमक पानी, चीनी पानी वगैरह वगैरह, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में मिल जाए, पूरी तरह से गायब हो जाए, उस टाइप का रिएक्शन, उस टाइप का मिक्सचर कौन सा मिक्सचर कहलाता है? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक इसका उल्टा कौन होगा फिर? बालू और पानी मिलाओ, क्या बालू गायब हो जाएगा क्या? पानी गायब हो जाएगा क्या? नहीं ना। मिट्टी पानी, मिट्टी और पानी किस टाइप का एग्जांपल हुआ? होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस? हेट्रोजेनियस हो, यस और नो? अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल आता है, एयर किस कैटेगरी में जाएगा? सोच समझ के जवाब देना।
होमोजेनियस हेट्रोजेनियस? हम्म, होमोजेनियस। दुनिया का जितना भी गैस है वो कौन से मिक्सचर में कैटेगरी में जाएगा? क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे हवा है, पर हवा में आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे अलग अलग दिख रहा है क्या? नहीं ना। लेकिन चीनी और सॉरी, बालू और पानी मिलाएंगे तो आपको दिखेगा ये पानी है और ये बालू है। लेकिन हवा में आपको अलग अलग कंपाउंड दिखने वाला नहीं है। तो हवा कौन से मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा? होमोजेनियस। और जिसमें दिखता है कंपाउंड यूनिफॉर्मली नहीं होता है वो क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल होता है। तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, मिक्सचर वगैरह वगैरह, बोलो भाई। नहीं ना? चलिए अब कुछ और बात करते हैं। कुछ कन्वर्जन पे बात कर लेते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक दे देते हैं, इससे याद रखिएगा। मोल कॉन्सेप्ट कैसा है तुम लोग का? मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पता है? यहाँ पे मोल का बात नहीं कर रहे हैं, पूछ रहा हूँ बस। ठीक है, अब बताओगे सॉलिड से लिक्विड का जाना क्या कहलाता है? सॉलिड जब लिक्विड में आएगा तो इस चीज को, कौन सा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग होना। क्लियर है बात? अच्छा, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चला जाए तो? लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए तो? हम्म, वेपराइजेशन या इवोपरेशन, है ना? वेपराइजेशन। क्लियर है बात? ये सब अलग अलग लिखाने का मुझे नीड नहीं लग रहा है, बस ये भी लिख लोगे तो याद हो जाएगा। अब मैं लिखा हूं व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। स्मार्ट तरह से पढ़ना है, नोट्स लंबा करने से कोई फायदा नहीं। ये फिगर भी बना लोगे तो याद रहेगा कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये यहाँ से यहाँ। अच्छा, अब उल्टा, अब जो जो बचा है आप खुद से बताओगे। जब लिक्विड सॉलिड में जाएगा तो ये क्या होगा? फ्रीजिंग। ना, तुम लोग को तो पहले से ही सब पता है, फ्रीजिंग। ठीक है। अच्छा, जब गैस लिक्विड में आएगा तो? कंडेंसेशन। क्या नाम होता है इसका? अब आई थिंक किसी को नहीं पता होगा। गैस जब लिक्विड सॉलिड में चला जाए तो क्या कहलाए? नहीं, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड जाता है सॉलिड में तो उसको फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। गैस जब लिक्विड में जाता है तब क्या होता है? सॉरी, गैस जब सॉलिड में जाता है तब क्या नाम होता है? कंप्रेस होगा तो लिक्विड बन जाएगा, कोई बात नहीं। डिपोजिशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डिपोजिशन। तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना है, यहाँ से यहाँ, वहां से वहां, वहां से वहां क्या होता है। पढ़ लीजिए, सॉरी लिख लीजिए इसको अच्छे से। इस फिगर को बना लो कम से कम। अच्छा, फिर तो बना ही लोगे, चलो ठीक। देख लो एक बार, पढ़ लो वापस से कौन क्या होता है, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, चलो अब थोड़ा सा और बात करते हैं इसी में। लैटेंट हीट। हीट तो सबको ही जानते हो ना। हीट क्या होता है? लैटेंट हीट के बारे में बताओ, कोई आइडिया? हाँ, बोलो भाई। लेटेंट हीट क्या होगा? ठीक है, ये बात तो सही है, लेटेंट हीट एक हिडन हीट होता है, छिपा हुआ होता है। करता क्या है? डेफिनेशन क्या होगा लेटेंट हीट? डेफिनेशन क्या होगा? चलो लिख ही देता हूं मैं।
पढ़ो। क्या मतलब हुआ? 1 kg सॉलिड को पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट का जरूरत होगा वही हीट क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट कहलाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? अच्छा, दो प्रोसेस होता है, एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। एक क्या है? फिजन और एक क्या है? फ्यूजन। फिजन मतलब क्या होता है? फिजन मतलब क्या होता है? बहुत सारों का मिल जाना या बहुत एक बड़े कंपाउंड का बिखर जाना? हम्म। फ्यूजन, फ्यूज से पकड़ना, यही सब कंफ्यूजन होता है। फ्यूज मतलब होता है मिल जाना, फिजन मतलब होता है बिखर जाना। उल्टा मत याद करो कोई भी चीज। फ्यूज, मान लो दो, एक तुम्हारे पास लोहा है, लोहा के ऊपर एल्युमिनियम को साटना है, कैसे करोगे? वेल्डिंग करोगे ना। लोहा के ऊपर एल्युमिनियम को रख के चिपकाना है तो कैसे चिपकाओगे? वेल्डिंग के थ्रू चिपकाओगे। तो जब भी कोई दो चीज आपस में मिल जाता है तो उसको बोलते हैं फ्यूज हो जाना। क्या हो जाना? तो फ्यूज से क्या बना है? फ्यूजन। यानी ये क्या होगा? दो अलग अलग चीजों को मिला के एक नया चीज बना देगा, इसको क्या बोलेंगे? फ्यूजन। और एक बड़ा सा चीज बिखर जाए छोटे छोटे में तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फिजन। अच्छा, अब समझना, सॉलिड जो है उसके मॉलिक्यूल, उसके पार्टिकल करीब करीब अच्छे से बंधे हुए होते हैं, हाँ या ना? मान लो ये एक सॉलिड है, इसमें जो एलिमेंट का छोटा छोटा पार्टिकल होगा एक डिफिनिट शेप में होगा ऐसे पड़ा हुआ, और जब ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? लिक्विड में, तो यही जो मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक ये पूरा बिखर जाएगा या करीब आ जाएगा? बिखर जाएगा ना। तो ये क्या होगा? फ्यूजन होगा या फिजन होगा? फिजन होगा ना। तो ये जो लेटेंट हीट है इसी का दूसरा नाम क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फिजन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फिजन। रीजन क्या हुआ? कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो सॉलिड के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है वो बिखर जाएंगे बहुत सारे पार्ट में, तो ये फिजन का प्रोसेस है। और जिस हीट के थ्रू बिखर रहे हैं, तो इसीलिए लेटेंट हीट को अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज कीजिएगा तो उसी लेटेंट हीट का क्या नाम हो जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फिजन हो जाता है। इसी तरह से दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सोच के बताओ क्या डिफिनेशन होगा? हम्म। वेपर बनाने में। केजी में भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसका यूनिट केजी में ही होता है। गैस भरवाने जाते हो तो लीटर में नपवाते हो, कैसे भराते हो? केजी में भराते हो ना, तो काहे नहीं नाप सकते? केजी में नाप सकते हैं। थोड़ा मोड़ा फर्क पड़ता है लीटर और केजी में, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर यहाँ पे केजी में ही डिफिनेशन देना है। तो बताइए दूसरा जो है हमारा हीट ऑफ फ्यूजन तो समझ गया। अगला है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। खुद से डिफिनेशन बनाओ अपने से। 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। बोलो भाई, कोई दिक्कत? चलिए, कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाते हैं चैप्टर। लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर? ऑप्शन लिखिएगा। ग्रेफाइट, ग्लास, ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी ब्रास, BRASS, और ऑप्शन डी स्टील। नॉट अ मिक्सचर, जो मिक्सचर नहीं है। सोच के बताओगे कि जो मिक्सचर नहीं है।
देख के तो दिमाग घूम गया होगा। ब्रास मिक्सचर नहीं है, स्टील भी है, ग्लास भी है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नहीं है, रीजन क्या है? ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप होता है? किसका होता है? कार्बन का। हाँ, ये जो तुम पीबी पढ़ते हो ये लीड है। पीबी जो तुम पढ़ते हो ये लीड है, ये ग्लास नहीं है। पीबी जो पढ़ते हो वो लीड है, ग्लास नहीं है। हाँ, एमॉर्फस सॉलिड में जाता है ग्लास, वो सॉलिड का क्लासिफिकेशन। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है बताओ, क्या फॉर्मूला होता है? क्या है एमॉर्फस सॉलिड? नहीं, एमॉर्फस सॉलिड का क्या फॉर्मूला होता है? ग्लास जो है तुम समझो ना, पीबी जो है ये लीड होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट। पीबी क्या है? एलिमेंट है। इसके साथ बहुत सारा कैटेलिस्ट और रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम लोग ग्लास का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ग्लास का फॉर्मेशन करेंगे, जब इसमें चीजें मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तब जाके हमारा क्या फॉर्म होगा? ग्लास का फॉर्म होगा। तो मिक्सचर ही हुआ ना। नॉट अ मिक्सचर पूछा जा रहा है कि जो मिक्सचर नहीं है। तो कौन होगा? ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप होता है? कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप होते हैं? ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन। फ्लोरीन का ही दूसरा क्या होता है? बंक मिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं उसको, या बकी बॉल के नाम से जाना जाता है। चारकोल, कोल, ये सब किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का। एक फिक्स रेशियो में कार्बन मिलता है तो ग्रेफाइट बन जाता है। वही कार्बन कार्बन मान लो बहुत ज्यादा मिल जाता है तो डायमंड बन जाता है। वही कार्बन कार्बन 60 कार्बन मिलाओगे तो बंक मिस्टर फ्लोरीन बन जाता है। C60 अगर होगा तो ये क्या बन जाएगा? बंक मिस्टर फ्लोरीन के नाम से जाना जाता है। बंक मिस्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एलोट्रॉप का खोज किया था। तो कार्बन कार्बन से मिलके ही तो बना है ना। अगर ब्रेक करेंगे तो कार्बन ही निकलेगा ना, और एक फिक्स रेशियो है। क्या 60 से 61 करेंगे तो बंक मिस्टर फ्लोरीन बन जाएगा क्या? 59 रहेगा तो बन जाएगा क्या? नहीं ना। तो ये किस क्या है जो आपका ग्रेफाइट है? वो मिक्सचर के कैटेगरी में नहीं आता है, कहाँ आता है? कंपाउंड के कैटेगरी में आता है। डायमंड भी बहुत सारे कार्बन को मिला, ये 70 80 से 85 कार्बन मिलता है तो डायमंड बन जाता है। हम्म। कार्बन मिलता कहाँ है, तुम मिलाएगा पकड़ के? ये सब बहुत नेचर, जैसे सुने होगे तुम, कोयले के खान में हीरा। कोयला का ही कोयला किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का। हीरा भी किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का। हजारों साल में, हजारों मतलब हजारों लाखों साल में ऐसा होता है, किसी प्रोसेस से कोई कोयला किस में कन्वर्ट हो जाता है? धीरे धीरे डायमंड में कन्वर्ट होता है। किस्मत, जिसको मिल जाए। रहता है बहुत पुराना पुराना कोयला का खान जो होगा, बहुत समय लगता है, बहुत स्लो रिएक्शन होता है, बहुत टाइम के बाद कोयला किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीरा में। रीजन क्या है कि कोयला भी एलोट्रॉप है कार्बन का, हीरा भी एलोट्रॉप होता है कार्बन का। मान लो कोयला में 50 कार्बन मिलके कोयला का फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर 80 मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा? हीरा। अब उस 50 से 80 होने में जितना साल लग जाए, कभी कभी हाँ बनता है, बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो अब या तो कोयला के खान में जाके इंतजार करो या क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन लिखोगे? अगला क्वेश्चन, द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट जवाब देना। लिख लो, क्वेश्चन कॉपी में लिख लो, रहेगा क्वेश्चन। द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। फिफ्थ ब्रो, फिफ्थ। तीन चार पे ना आता है प्लाज्मा, पांचवा पूछ रहा हूँ। फिफ्थ नहीं समझते? फिफ्थ मतलब पांच, वन मतलब दो, मत टू मतलब 10 तक गिनती सुनाओ। तो फाइव मतलब फिफ्थ। फिफ्थ पे कौन आ रहा है? भूलना नहीं। चलो, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, बस जवाब देना, लिखना मत इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंपाउंड? क्या खोजना है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, होगा क्या कंपाउंड? आयरन, हाइड्रोजन, सोडियम फ्लोराइड। तो आई थिंक क्लियर है। अच्छा, एक और चीज बताओ। ए मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड नैप्थेलिन, सवाल है, सोडियम
क्लोराइड है प्लस नैप्थेलीन है। समझना ध्यान से, एक क्या है सोडियम क्लोराइड और दूसरा क्या है नैप्थेलीन, ये दोनों मिक्स है, एक जगह रखा हुआ है। अब सवाल ये है कि सोडियम क्लोराइड को नैप्थेलीन से अलग करना है, सोडियम क्लोराइड को नैप्थेलीन से अलग करना है, तो किस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे या क्या करेंगे? ऑप्शन ए है हॉट वाटर से ट्रीट कर दें, ऑप्शन बी है सब्लिमेशन कर दें, ऑप्शन सी है कोल्ड वाटर से ट्रीट कर दें, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। रीजन क्या है कि नैप्थेलिन जो होता है वो सब्लिमेशन शो करता है, अगर उसको हम सब्लिमेट कर देंगे तो नैप्थेलिन डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी नैप्थेलिन गैस बन के उड़ जाएगा, बचेगा क्या सोडियम क्लोराइड। क्लियर है ना? अच्छा सिर्फ क्या बोलो, ओडोनिल जो लगा रहता है वॉशरूम वगैरह में यही होता है, नैप्थेलिन का गोली ही होता है। उसको पकड़ के उसको ले जाओ एक निकाल के, और उसमें माचिस मार के देखो, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट जल जाएगा। हाँ कपूर 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 वही हिंदी होता है कपूर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक भाई? नहीं है ना? अच्छा कुछ सवाल का जवाब दीजिएगा। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? एच, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल एच। नाइट्रोजन का सिंबल? अच्छा ऑक्सीजन का सिंबल? सोडियम का सिंबल एन। यही मेरा सवाल है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐसे लिखते हैं, नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को यही लिखते हैं ना। इसका पहला लेटर इसका सिंबल है, इसका पहला लेटर इसका सिंबल है, इसका पहला लेटर इसका सिंबल है, लेकिन इसका तो नाम होता है सोडियम, तो इसका नाम मैंने क्यों आए? तो वही वही बोल रहा हूँ। हाँ लैटिन वर्ड में इसका जो नेम होता है वही सब आपको याद रखना है। सोडियम का क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? नाइट्रियम। ये सब लिखना है। गोल्ड का एयू होता है, इसका क्या नाम होता है? ऑरम। क्या नाम होता है? ऑरम। अच्छा इसी तरह से एजी, एजी क्या होता है? सिल्वर हम लोग पढ़ते हैं, पर इसका नाम क्या होता है रियल? अर्जेन, अर्जेंटेनिया नहीं, अर्जेंटीनम या टेनियम जो भी है। क्लियर है ना? अच्छा इसका नाम बताओ। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? आयरन पढ़ते हैं, पर इसका नाम क्या होता है? फेरम। फेरस तो कहलाता है जब जाता है कंपाउंड फॉर्मेशन में, इसका रियल नाम क्या होता है? फेरम होता है। ये सब बात आपको याद रखना है, एक दो चीज है ना, पूछे हुआ भी है एग्जाम में, पूछ भी सकता है। और कोई क्वेश्चन? हाँ बंद कर दूं? बढ़ा देता हूँ ना, चलिए ठीक है। चलो फिर से कुछ सवाल है, उसका जवाब चाहिए, बताओगे? नेम द प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, नेम द प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। पहला लिक्विड टू सॉलिड, कौन सा प्रोसेस? उसको बंद करो, यहाँ देख के जवाब दो, देख के नहीं। लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग। दूसरा सवाल है सॉलिड टू गैस, सबली गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन गैस टू सॉलिड, डिपोजिशन। नेक्स्ट सवाल है नेम द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, चेंजेस इनटू गैस। उस टेम्परेचर का नाम क्या होता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, या वेपर में, जो भी बोलो। ऑप्शन नहीं, तुम जवाब दो, अभी तो पढ़ाया हूँ थोड़ा देर पहले। 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट, लेटेंट हीट ऑफ, वही चीज है। नेक्स्ट है सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फिजन। जहां पर 1 kg लिक्विड में चला जाए तो लेटेंट हीट ऑफ फिजन, 1 kg लिक्विड गैस में चला जाए तो
लेटेंट हीट ऑफ दिस। ठीक है, चलिए 3 चैप्टर आज खत्म हो गया, बल्ले बल्ले, अकॉर्डिंग टू द, चलो ठीक है, चलो कोई नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे जो हमारे काम का है, बहुत काम का है, आगे आएगा अभी, लेकिन मैं अभी पढ़ा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनों को आता है? नहीं नहीं, 2 8 नहीं, 1s2s आता है। आता है तो मुझे क्रोमियम और कॉपर का लिख के दिखाओगे। क्रोमियम और कॉपर का लिख के दिखाओगे कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी। वो मैं क्यों बताऊं? एग्जाम में कोई बताने बैठेगा क्या? कॉपर का बता देते हैं, चलो 29। क्रोमियम का ही बता दें, 24 होता है, 24। चलो इसका 24 होता है। बना के बताओ जल्दी। जिसको नहीं आता है परेशान नहीं होना है, अभी सीख जाओगे, बहुत कुछ सीखोगे आज। बोलो मुन्ना, चश्मा वाले मुन्ना, चश्मा काहे लगा लिया? आंख कमजोर हो गया क्या? तो फिर क्या लगाया हुआ है? तुमको क्या लग रहा है? तुम बहुत क्यूट लग रहा है लगा के। नहीं लग रहा है? हाँ तो मत लगाओ। सब आदमी चश्मा लगा के हैरी पॉटर नहीं बन सकता है, मालूम है ना। हम भी लिए थे इसी जोश जोश में, पर नहीं लगे तो फेंक दिए। हाँ चलो, बताओ क्या बना है? 8? कौन? 8? अच्छा, आर्गन से बना रहे हो? पूरा कोई पूरा शुरू से लिख के बताया, क्योंकि समझाना भी है। 1s2s से कोई लिखा है क्या? हाँ, हमको 1s2s सिखाना है ना। 1s2s कोई लिखा है कि नहीं लिखा है? उसके पहले का बोल दो, आर्गन से पहले का बोल दो बना के। हमको देखना है सीरीज कितनों को याद है। बोलो प्रियांशु, नहीं आता है? तुम 12th पास आउट हो गए ना? तुम भी? कौन से बोर्ड से? कॉमर्स था, अच्छा। तुम्हारा साइंस था? तो उसी पढ़े साइंस में। हाँ चलो, आराम से बोलते चलो। अरे आराम से बोले हैं। फॉरेस्ट? अच्छा, तुमको पता था इस बारे में। यही लिखे हो? 18 के बाद बताओ, चलो। 2 4 4 6 10 2 18, इस पूरे के लिए तुमने लिखा होगा आर्गन। अब बताओ उसके बाद क्या लिखे हो? 3D? 3D5? अच्छा, क्रोमियम का लिख रहे हो ना? हाँ ठीक है, सॉरी, ये कॉपर का है, राइट। 3D5 4s1, कॉपर का बताओ। बना लो, यहाँ पे तो लिख ही रहा है, हंसने का क्या बात है भाई? ऐसे लिखा हुआ यही है ना? चलिए, ठीक है, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है अब यहाँ पे पूरा प्रॉपर सीखेगा। किसको किसको नहीं आता है? बना भी लिया फिर बोलता नहीं आता है। चलो अच्छे से सीखो। तो हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, बात पे आएंगे उस पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे सबसे पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल ने ये बताया कि कोई भी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन होता है, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट का नाम उन्होंने दिया KLMN। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2n²। तो K में कितना रहता? 2, फिर 8, फिर 18। तो उस हिसाब से भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 2 8 1 2 8 2 2 8 2 ऐसे। उसके बाद आगे चल के और एक कॉन्सेप्ट खुला जिसका नाम था ऑर्बिट, नहीं उसको अब बोला गया ऑर्बिटल। क्या बोला गया?
ऑर्बिटल वो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। क्या हो? जैसे मान लो एक बड़ा सा कॉलोनी है, 10 एकड़ का, 10 एकड़ नहीं, 1 कट्ठे का मान लो, बड़ा सा है। अब उसमें एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है, उसमें एक रूम है, रूम नंबर 5। अब 5 लड़के हैं, 5 में से 4 लड़का मैक्सिमम कहाँ रहता है? रूम नंबर 5 में। तो वो पूरा बिल्डिंग कहलाएगा ऑर्बिटल, और उस बिल्डिंग के अंदर जो रूम नंबर 5 है वो क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल। और जो पूरा है वो क्या कहलाएगा? ऑर्बिट। बड़े से एरिया में छोटा सा पार्ट। नहीं समझे? समझो। ये क्या है? न्यूक्लियस है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये क्या है? के। ये वाला क्या होता है? एल। ये क्या होता है? एम। बोला गया कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2n²। तो के लिए n का वैल्यू कितना है? 1। इसके लिए तो रखो 2 × 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 2। 2 × 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 8। 2 × 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 18। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। इसमें 2, 4, 6 और 8। उसी तरह से इस बाहर वाले में 18। अब बाद में ये कॉन्सेप्ट पता चला कि के अंदर भी एक छोटा सा एरिया है जहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। जैसे हम यहाँ पर दिखा दिए, हो सकता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, या यहाँ हो, या यहाँ हो, या इस बीच में हो, इस बीच में हो, कहीं पर भी हो। तो वो जगह, वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? मैक्सिमम हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? अब फिर से बिल्डिंग पे आते हैं। एक बिल्डिंग है 10 फ्लोर का, 4 लड़कों के नाम में है वो पूरा बिल्डिंग। तो अगर कोई पूछेगा कि 4 लड़का कहाँ रहता है, तो क्या बोलोगे? वो सामने बिल्डिंग है। अब उस बिल्डिंग में कोई आदमी जाएगा तो उसको ये भी तो एड्रेस चाहिए ना कि उस 4 बिल्डिंग में इतना सारा कमरा है, किस कमरा में? तो एक कमरा का भी तो आइडिया होना चाहिए ना। तो वो उस पूरे ब्लॉक को बोला जाएगा ऑर्बिट। जैसे यहाँ पर ये पूरा एरिया क्या कहलाया? के ऑर्बिट। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है वो क्या कहलाता है? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल हमारा कितने टाइप का है भाई? 4 टाइप का है, एस, पी, डी, एफ। ये तो सब पढ़ते हैं। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? बोल, अब बोल, अब बोलना जल्दी से, बोलो ना रे। एस को क्या बोलते हैं? शार्प। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? शार्प। पी का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? डी को बोलते हैं डिफ्यूज। क्या बोलते हैं? और एफ को बोलते हैं फंडामेंटल। 99% बच्चों को एसपीडीएफ आता है, फुल फॉर्म नहीं आता, ये गारंटी है मेरा। तो इसको याद रखना है। एस का मतलब शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज, एफ का मतलब फंडा। इसके बाद हमको सीरीज याद करना है कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो पहले कुछ बात करते हैं, जैसे एस, पी, डी और एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? पी में, डी में, एफ में। अब घर बनाना है हमको 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एस के लिए हम एक घर बनाते हैं। कितना घर बनाते हैं? और इसी में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखते हैं। ठीक है। पी का एक घर में 2 आदमी, तो 6 आदमी के लिए कितना घर बनेगा? 3 घर। तो इसके लिए कितने घर बनाए जाते हैं भाई? 3। 1, 2 और 3। ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। सॉरी, स्पिन उल्टा हो गया। इसको स्पिन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत छोटा छोटा चीज, बहुत कुछ बता रहा हूँ। ये स्पिन है, एक ऐसे और एक ऐसे। ये अपोजिट स्पिन में 2 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ये 10 है, इसके लिए कितना घर बनेगा? 1, 2, 3, 4 और 5। 6 हो गया। अभी 5 हो, अभी हो गया 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3। हाँ, किसमें? ये इधर ऐसे बोल रहे हो? कुछ भी कर सकते हो, नो नीड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तुम इसको ऐसे ही बना सकते हो।
तुम इस चीज को ऐसे भी बना सकते हो तुम्हारे अकॉर्डिंग, ये कहना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे रख सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है। हाँ। अरे भावना को समझो ना यार, तुम लोग समझाना जो चाह रहे हो वो समझो, एक बार समझा दिए हो सकता है। घर दूसरे के घर में उतना नहीं झांका जाता है, ताका झाकी नहीं करो। अब 14 इलेक्ट्रॉन है, कितना घर बनेगा? 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 2 4 6 7 हो गया। 1 2 3 4, अभी ठीक बनाऊंगा, ठीक है। 7। तो ये घर, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अब अगला सवाल समझना, इसका शेप कैसा होता है? याद रखना सर्कुलर शेप का होता है। एस का शेप कैसा होता है? सर्कुलर। पी का शेप कैसा होता है? डम्बल। इसको कौन सा शेप बोलेंगे? डी का शेप होता है डबल डम्बल। क्या होता है? ऐसा पूल के तरह, इसको क्या बोलते हैं? डबल डम्बल। और इसका हम लोग कुछ नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। ये सब बात अभी याद रख, अभी कॉन्फ़िगरेशन पे हम नहीं आए, अभी हम ऑब्जेक्टिव तैयार करा रहे हैं। ये सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अब एक चीज बताना बहुत ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 घर है, 4 इलेक्ट्रॉन हमको इसमें फिल करना है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है? तो पहले एक 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 सब को देंगे, ठीक है, एक ही स्पिन में। ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरा दिए, तीसरा, और फिर चौथा यहां से शुरू करेंगे। कभी भी ये गलती नहीं करेंगे, ध्यान देना कि 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 दे दिए, नहीं, पहले एक एक एक। हाँ, इस तरह से प्रिंसिपल, इसी तरह से फिलिंग करते हैं घर का। क्लियर है बात? शेप पता चल गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पता चल गया। बहुत कुछ इसमें बताने को है, पर अपना काम पर आते हैं। नहीं, लड़ाई हो जाएगा। गोतिया उतिया का लड़ाई जानते हो ना, ऐसा हो जाता है। हाँ चलो, हॉस्टल में 3 गो रहता है, तुम तीनों इलेक्ट्रॉन है। चलो अभी समझो। हाँ, न्यूट्रॉन हो सकता है एक ठो। हाँ तो सुनो, अब ध्यान दो। तो अब हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सीरीज होता है 1s 2s 3s 3p ऐसे। इसको याद रखना है कि पहले क्या आता है? 1s, फिर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5s 5p, इस तरह से सीरीज चला जाता है। इतना किसी को याद रहेगा नहीं, अगर भूल जाओगे तो इस तरह से याद रखना है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7। एक छोड़ो, यहाँ से लिखो 2p 3p 4p 5p 6p 7। फिर एक छोड़ो, 3d 4d 5d 6d, और फिर एक छोड़ो, 4f 5f 6f। और पहला सवाल, सर 7 तक ही क्यों? 7 तक ही क्यों? 7 तक इसलिए क्योंकि आपने अपना पीरियोडिक टेबल देखा है क्या? पीरियोडिक कितना पीरियड होता है? कितना पीरियड होता है? इसीलिए 7 तक। आगे चल के पीरियड बढ़ेगा तो ये 8 9 10 भी चला जाएगा। अब क्या करेंगे? कट लगाएंगे ऐसे, थोड़ा सजावट से लगाएंगे। अरे ये उल्टा कैसे होगा? अच्छा कोई नहीं, देखते हैं। पहला कट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। इस तरह से कट लगा सकते हो ना? पहला कट कहाँ लगा? फिर 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 आगे आगे आगे, इस तरह से याद हो जाएगा ना? अगर ये चीज आपको याद नहीं है डायरेक्टली,
तो ये लिख के धड़ाधड़ रफ में कट लगा लिए और तुरंत कॉन्फ़िगरेशन कर लिए। क्या हो गया, गलत बताया है क्या? 4s के बाद 3D है ना, 4p कौन बोल? उल्टा पुल्टा तुम लोग बोलते, अब तुम लोग भरोसा नहीं करेंगे। कोई भरोसा नहीं, अब हम खुद देखेंगे। पहले 1s पे हुआ, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p, 4s, 3d, देन 4p, देन 5s। इस तरह से सीरीज चलेगा। किसी का दिमाग तेज है, डायरेक्ट रट सकते हो, रटा जाता है तो बल्ले बल्ले, नहीं होता है तो ये याद रखना है। 1s 2s इस तरह से लिख के ऐसे एरो लगाना है और रफ में तुरंत अपना काम कर लेना है। अब आपको पता है एस में मैक्सिमम कितना रहेगा, पी में, डी में, एफ में। तो जब तक एस में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा तब तक हम आगे वाले ब्लॉक में नहीं जाएंगे। क्लियर है बात? अब एक और चीज समझिएगा, कॉन्सेप्ट। एक होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और एक होता है फुल फिल्ड ऑर्बिटल। कौन सुत रहा है? सुतने दो, इधर आ जाओ, इधर खाली आराम से। एक होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, दूसरा होता है फुल फील्ड ऑर्बिटल। अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल का क्या मतलब होगा कि ऑर्बिट में जितना चाहिए उसका आधा। पी में कितना चाहिए होता है, और अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसको कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे? डी में कितना चाहिए होता है, अगर डी में कितना आ जाए 5, अगर एफ में 14 आ जाए कितना? अच्छा, फुल फिल मान लो एस में फुल फिल कब होगा? 2 पे। पी में, डी में और एफ में, है ना? तो ये जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? बहुत स्टेबल, वेरी स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? वेरी स्टेबल में काउंट होता है। तो अगर कहीं पर हाफ फील्ड हो रहा होगा या फुल फील्ड हो रहा होगा तब हम एक इलेक्ट्रॉन का इधर उधर का चक्कर करते हैं उसको स्टेबल बनाने के लिए। अब हम पहले शुरू से एक दो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर शुरू कहाँ से करना है? यहाँ से 1s 2s 2p। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं इसमें मैक्सिमम? रखना कितना है? तो 1s1 हो गया, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। दूसरा क्या हाइड्रोजन के बाद? हीलियम। 1s हीलियम का एटॉमिक नंबर s कितना रख सकता है? 1s2 कंप्लीट। हीलियम के बाद लिथियम। 1s है कितना? 3। s कितना रख सकता है? तो 2 ही देंगे, 3 नहीं देंगे। अब बचा कितना? 1। तो 1s के बाद क्या आता है? 2s। तो यहाँ पे लिखेंगे 2s और एक और दे देंगे, 2 और 1। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा आगे चले, अच्छा एग्जाम्पल उठाते हैं। मान लीजिए सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 1s2। s में कितना दे सकते हैं? फिर किस पे आएंगे? 2s भी कितना लेगा? 2 2 कितना हो गया? 4। 2s के बाद क्या आता है? 2p। अच्छा, 6 रखने पर फुलफिल हो जाएगा क्या? 4 6 10। अभी भी एक बचेगा तो p में कितना दे दें? 6। p के बाद क्या आता है? 3s। यहाँ कितना होगा? 3s। p के बाद क्या आ गया? ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? सोडियम का हो गया। क्लियर है बात? और थोड़ा आगे चलते हैं। क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s 2p 3s। देखो 2 2 4 6 10 2 12। अभी कितना चाहिए? और 5। 3s के बाद क्या आता है? 3p। अच्छा, p आया तो p में मैक्सिमम कितना रहता है? 6। हमको रखना कितना है? तो 5 तो रख ही सकता है ना, 3p 5। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? क्लोरीन। क्लियर है बात भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग लिख के बताइए मुझे स्कैंडियम का 21। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। खुद से लिख के बताओगे जरा, जल्दी जल्दी लिख दो। शॉर्टकट में नहीं लिखना है, पूरा लिखना है 1s 2s। ऐसा नहीं आता है? आ जाएगा अभी।
क्या क्या हो गया भाई, 1s2, 2s2, 2p, 3s2, 4s2, 3d। बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं। क्रोमियम ऐसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। काउंट कीजिए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 4 24। हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है या गलत है? हैं? गलत। गलत क्यों है? कॉन्सेप्ट याद रखो। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? अच्छा, 4 हाफ, अगर एक और मिल जाए तो डी में कितना हो जाएगा? और 5 मिलते ही डी कैसा हो जाएगा, स्टेबल या अनस्टेबल? मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? मोर स्टेबल हो जाएगा। एस में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? अगर एस में एक हो जाए तो ये भी तो हाफ फील्ड में आ जाएगा, तो ये खुद का भी स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है, और एक किसी को दे दे तो भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो एस अपना एक इसको देगा तो क्या होगा जरा बताओगे? एक अगर इसको देना चाहेगा 3d, ये 4s पर क्या आ जाएगा, और 3d पर। तो अब d में 5 होने का मतलब d क्या हो चुका है, हाफ फील्ड हो चुका है, और s भी क्या हो चुका है, हाफ फील्ड हो चुका है। हाफ फील्ड होने के वजह से ये क्या हो चुका है, मोर स्टेबल हो चुका है। तो सही कॉन्फ़िगरेशन कौन होगा? ये। यही काम कहाँ आता है भाई? कॉपर में। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? पहले लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। 9 है। अच्छा, अगर एक और मिल जाए तो 10 हो जाएगा ना, तो ये एक दे देगा, उसको फुलफिल कर देगा और खुद को हाफ फिल कर लेगा। समझ गए? तो आज तक जो रट रहे थे कि कॉन्सेप्ट पता था? बताओ सही सही। कॉन्सेप्ट पता था हाफ फिल्ड फुल फील्ड का? तो खुद को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो 1 से 30 तक, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक के बीच में 24 और 29 ही जो होता है वो क्या है, थोड़ा सा याद रखने वाला है, और एग्जाम में भी यही दोनों ही पूछा जाता है। क्लियर है ना? तो होमवर्क रहेगा आप लोग का, अब अगले क्लास में आइएगा तो 1 से 30 तक आप हमको पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दिखाए। अगला अगला, अभी रुको अभी रुको। अब हम जो तुमको आर्गन वाला नहीं आता वो सिखाते हैं। देखो यहाँ पर, नोबल गैस के बारे में जानते हो क्या? नोबल गैस, इनर्ट गैस या नोबल गैस एक ही बात। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? पूरी तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखते हैं और ये हो जाते हैं स्टेबल। ठीक है। नोबल गैस में कौन कौन आता है? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन और जेनॉन। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं, जैसे समझोगे यहां पे मैं बात करता हूं। ये सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 के पहले, आगे नहीं, 11 से पहले कौन है नोबल गैस? नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर, तो इससे पहले तो ये है। अच्छा, 10 के लिए तो यही लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4 6 लिखोगे ना। तो अब ये जो 10 है इसको ना लिख के तुम यहाँ पर सीधे क्या लिख सकते हो, नियॉन, और बाद में डाल दो 3s। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नियॉन। हाँ, नोबल गैस के रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे, कोई ये काम नहीं करेगा किसी और को डाल दिया, नहीं। ठीक है ना? अब जैसे मैग्नीशियम का लिखना है, मैग्नीशियम का क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तभी नहीं करना है, मैग्नीशियम से पहले तो सोडियम आता है, तो ब्रैकेट में लिख दिए यहाँ पे सोडियम, और यहाँ पे लिख दिए 3s1, नहीं। सिर्फ और सिर्फ नोबल गैस के रिस्पेक्ट में। तो बताओ इसको नोबल गैस के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर डाल देंगे 2 2 4 6 10 के लिए नियॉन, और यहाँ पर, सीख गया? सीख गए? अगला यहाँ देखो, इसमें बताओ कैसे होगा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। 21 से पहले कौन है नोबल गैस? 18। तो काउंट करते हैं, 2 2 4 6 10, 2 12 और 6। इस पूरे के लिए क्या लिख दो, और उसके बाद 4s2। ये हो बोलो, क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? ठीक है।
अब समझना दो तीन बात और जो तुम्हारे काम का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पढ़े होगे ना। अगर मैं तुमसे डायरेक्टली पूछूं क्लोरीन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या जवाब दोगे? कौन ब्लॉक में आता है? एस में, पी में, डी में, एफ में, कहाँ आता है क्लोरीन? बोलो, क्लोरीन कौन से ब्लॉक में? एस, पी, डी, एफ, कहाँ? नो आइडिया? सही में नहीं आइडिया है? कोई बात नहीं, चलो सीखो। कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना सीख गए। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वो ब्लॉक कहलाएगा। सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ, सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट? एस ब्लॉक का एलिमेंट। पीरियोडिक खोल के देख लेना। क्लोरीन कहाँ जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन? तो कौन से ब्लॉक का? स्कैंडियम का लास्ट कहाँ इंटर कर रहा है? कौन सा ब्लॉक? क्रोमियम कौन से ब्लॉक? ब्लॉक सीख गए। एक्सेप्शन क्या होगा? एक्सेप्शन थोड़ी कुछ होगा। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां इंटर किया वही क्या है उसका ब्लॉक। अच्छा, दूसरा चीज ये भी जानते हो, पीरियड और ग्रुप। कितने पीरियड है पीरियोडिक टेबल में? कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप, 18 पीरियड 7। अब मैं तुमसे पूछ दूं क्लोरीन कौन से ग्रुप में है? कौन से ग्रुप में? या पहले बताओ कौन से पीरियड में है क्लोरीन? पीरियड देखते होगे ना, हाइड्रोजन होता है इधर, रुको, पीरियड तो समझ रहे हो ना? जैसे मैं बताता हूँ, देखो ये हाइड्रोजन होता है इधर, बहुत दूर पे जाके इधर क्या लिखा होता है? हीलियम। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? लिथियम, फिर बेरिलियम, और फिर यहाँ पे क्या होता है? बोरॉन, है ना। बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और तो ये वाला जो ऐसे ऐसे चलता है, तो ये कौन सा पीरियड है? पहला, ये दूसरा, फिर नीचे आता है तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। तो हमारा सवाल है भैया आपसे, क्लोरीन कौन से पीरियड में आएगा? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में? तो सबका सवाल का जवाब सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखो, 1s2, 2s2, 2p, 3s, 3p, 3p, 3p। पहले इसका ब्लॉक कैसे पता चलेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन है? p। तो कौन से ब्लॉक का हो गया? p ब्लॉक का हो गया, बात खत्म। अच्छा, इन सब में सबसे बड़ा कॉफिशिएंट कौन है? कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट जैसे बोला जाता है इसको, 3x है और 4x है, तो x का कॉफिशिएंट 4, इस x का कॉफिशिएंट 3, सबसे बड़ा कॉफिशिएंट। तो पीरियड क्या होगा? ये सब मैं ट्रिक से समझा रहा हूँ, उतना रटने का नहीं। ये क्या हो जाएगा इसका? चेक करना जाके कि क्लोरीन थर्ड पीरियड में 1, 2 और यहाँ तीसरे पर क्या मिलेगा आपको? क्लोरीन। रीजन है यहाँ पर क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? फिर क्या आता है? फिर आयोडीन। ऐसे ही चलता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो देखो पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा में क्या मिल गया? क्लोरीन मिल गया ना, हाँ या ना? अब ग्रुप का बता रहे हैं, पहले पीरियड समझ लो। अच्छा, अब यहाँ देख के बताओगे पीछे, स्कैंडियम कौन से पीरियड में होगा? हाँ, हमेशा कभी भी 3 नहीं बोल देना है, बड़ा खोजना है। सबसे बड़ा 4 है, तो चौथे पर स्कैंडियम। चौथे पीरियड में क्रोमियम, क्रोमियम भी 4th में। सोडियम, सोडियम 3rd में। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी 3rd पीरियड। अब बात करते हैं किसका? ग्रुप का। ग्रुप का कैसे पता चलेगा? तो पहले आपको ब्लॉक पता चल गया। अगर ब्लॉक पता चल गया, अगर वो p ब्लॉक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितना ऐड कर दो? लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है? 5 में 12 जोड़ेंगे तो ग्रुप कितना मिलेगा? अगर p ब्लॉक है तो, अगर p ब्लॉक, कॉन्फ़िगरेशन लिखते पता चल जाएगा कि p ब्लॉक है, 12 जोड़ दो, क्या मिल जाएगा? ग्रुप मिल जाएगा। जरा देखो कैसे, ये पहला ग्रुप होगा, ये दूसरा, ये बीच में 10 ग्रुप और होता है डी ब्लॉक का। 10 और 2 12, 12 के बाद 14, 15, 16 और ये रहा 17। 17वें में कौन है? क्लोरीन। अगर p है तो क्या ऐड करेंगे? 12। अगर d है, स्कैंडियम का कितना होता है? 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, सॉरी 4s2, 3d,
1। अगर स्कैंडियम है तो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितना ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो, 2। यहाँ पर कितना है, 1 और 2, तो ये पहला। दूसरा यहाँ पर कहीं पर क्या आएगा, स्कैंडियम। क्लियर है बात। तो इस तरह से क्या निकालते हैं, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, इसी तरह से कैलकुलेट कर। अब मेरा सवाल है, बड़े ध्यान से, आप हमको क्रोमियम का और कॉपर का ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप तीनों चीज निकाल के बताइए, तीनों चीज। अच्छा, इसको शेयर भी तो करना होगा ना, ये तीनों चीज आप हमको निकाल के बताइएगा, ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। हरी अप, जल्दी से। इसको पहले खींच लो थोड़ा फोटो शेयर करने के लिए। हाँ, एस में 2 ही ग्रुप होता है, 1 और 2। एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 आया तो पहला ग्रुप, 2 आया तो दूसरा ग्रुप। किसमें 1 आया है, मानने वाला बात ही नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो फिर डी ब्लॉक का होगा। हाँ, तो 2 थोड़ी दे देंगे, यही बात तो हम क्या बोले, 1 से 30 में सिर्फ 2 ही स्टेबल का कंडीशन है, एक क्रोमियम का और एक कॉपर का। तो स्टेबल करने के लिए आपने 4s1 किया और 3d को 5 किया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, डी में है ना, इसमें थोड़ी है। 4s के बाद 3d आ रहा है ना, पहले थोड़ी आ रहा है। चलो इसका ले लिए फोटो, जल्दी लो और इसको शेयर करो ताकि मैं पीरियोडिक टेबल खोलूंगा यहाँ पे। इसका फोटो ले लो, फोटो से स्कैन कर लो, खुल जाएगा। ले लिए ना, हटा दे। आइए, चलिए आपका पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्रोमियम के लिए क्या लिखे होगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। इसमें भी ये सब चीज सेम रहा होगा, और यहाँ पर 4s1, 3d10। तो ब्लॉक भैया क्या हो गया, डी, डी ब्लॉक। अच्छा, ग्रुप की बात करें और पीरियड की, तो पीरियड बताइए क्या है, पीरियड तो 4 है, और ग्रुप कौन सा है, कितना ऐड करना होता है डी ब्लॉक में, 2, तो 2 और 5, और 2 और 10, 2 और 10, तो यानी इसके लिए ग्रुप कितना हो गया, 7, और इसके लिए ग्रुप कितना हो गया, 12, है ना, याद रहेगा ना। अब हम जरा एक चीज दिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट। याद रखना, ग्रुप कौन सा था हमारा, 7, और एक का ग्रुप कौन सा था, 12। 7 और 12, अभी देखना आएगा तो देखना 7 12 है या कुछ और है। थोड़ा सा समय लगेगा, रुक जाओ, टाइम हो गया है क्या, बस लास्ट दिखा रहे हैं, बस उसके बाद चल चलेंगे। टाइम बहुत लेता है इसको स्विच होने में। हम्म, हाँ, इसमें पीरियोडिक टेबल खोलेंगे अभी। पीरियोडिक टेबल बना लेते हो खुद से पूरा, बना, हाँ, देख के बना लेंगे, कोई बात नहीं। हम ऐसा पढ़ा, हम अभी तुमको बहुत सारा ट्रिक देंगे अगले क्लास में, जिससे तुम पूरा पीरियोडिक टेबल रट जाओगे ऐसे ही।
अरे नहीं खुल रहा है, चलो छोड़ो, तुम अपने फोन में खोलो जरा पीरियोडिक टेबल। देखो तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कौन सा है, पहला क्रोमियम का ग्रुप जरा देखो तो कौन से ग्रुप में आए, कितना है, 6 है। तुम लोग का कितना निकल रहा था, गड़बड़ हो गया ना। अच्छा क्रोम कॉपर का देखो, आ कितना रहा है 11 पर आता, आप लोग का कितना आया है, हो गया ना गड़बड़। तो याद रखना है जहां पर स्टेबिलिटी कंडीशन होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन इधर उधर शिफ्ट होगा, उसमें अगर आपको ग्रुप का पता करना है, बाकी चीज तो सही है, देख लो पीरियड वगैरह सब सही है, ब्लॉक, अगर ग्रुप का पता करना है तो पहले गलत वाला लिखना। गलत वाला कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 4s2 3d, 4s2 3d 4। अब डी में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 4, उसमें कितना जोड़ो, 4 2, मिल गया ना। गलत बना के सही आंसर निकलेगा किसका, ग्रुप का। कॉपर का गलत कैसे लिखोगे, कॉपर का गलत कैसे लिखोगे, 4s2 3d 9, 9 में 2 जोड़े तो 11, 11 है ना। तो ये दो चीज आपको याद रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन 24 29 में गड़बड़ाता है और ग्रुप का पता करना होता है तो पहले गलत वाला लिखते हैं फिर सही मिल जाता है। क्लियर है, तो चलो यहीं तक रखते हैं। आज हम क्वेश्चन वगैरह भेज देंगे।